नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जैसे कि सेविंग अकाउंट से 1 महीने में 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते कस्टमर्स, और करंट अकाउंट से 1 महीने में 50,000 से ज़्यादा रुपये नहीं निकाले जा सकते। इसके साथ साथ आरबीआई ने यह भी अनाउंस किया कि लक्ष्मी विलास बैंक को अब मिला दिया जाएगा डीबीएस बैंक में। डीबीएस बैंक वैसे तो सिंगापुर का बैंक है, लेकिन सिंगापुर के इस बैंक की जो इंडिया की यूनिट है यानी डीबीएस इंडिया, उस बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा इस लक्ष्मी विलास बैंक को। ऐसा फैसला आरबीआई के द्वारा लिया गया ताकि लक्ष्मी विलास बैंक के डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, मतलब वो कस्टमर्स जिनका पैसा जमा है इस बैंक में उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके साथ साथ लक्ष्मी विलास बैंक के एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो, 8 महीने पहले यस बैंक को भी आरबीआई ने प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता फाइनेंशियल सेक्टर में किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी आए। वैसे भी फाइनेंशियल सेक्टर में आपको पता है, एक बैंक अगर डूबता है तो उसका असर दूसरे बैंक पर भी देखने को मिलता है। ये ताश के पत्तों की तरह होता है। एक ताश का पत्ता गिरता है तो सारे ताश के पत्ते एक के ऊपर एक गिरते जाते हैं और सारे ताश के पत्ते गिर जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, लक्ष्मी विलास बैंक के साथ क्या गलत हुआ है? लगातार घाटा हो रहा था, नेटवर्थ इनकी लगातार इरोड हो रही थी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ये रेज नहीं कर पा रहे थे अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो भी मार्च 2020 में बढ़ के हो गया 25.4% ऑफ एडवांसेस। टीयर 1 कैपिटल रेशियो भी नेगेटिव में आ गया 0.88%। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, चलो लक्ष्मी विलास बैंक को तो आरबीआई ने बचा लिया, लेकिन क्या चैलेंजेस कम होंगे? इसका आंसर है नो। ओवरऑल देखो, बैंकिंग सेक्टर की जो हेल्थ है वो आने वाले दिनों में खराब होने वाली है। गीता गोपीनाथ जो कि आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने हाल ही में कहा था कोविड-19 की महामारी के कारण कॉर्पोरेट ग्रुप्स की बैलेंस शीट पे काफ़ी स्ट्रेस आएगा और इसका असर बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, बहुत सारे कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने बैंकों से अच्छा खासा लोन लिया होता है। अगर वो लोन नहीं लौटा सकेंगे इस महामारी के कारण तो बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी तो बढ़ेगा ना। इवन गवर्नमेंट के ऊपर भी कर्ज बढ़ेगा तो गवर्नमेंट भी अच्छे से बैंकों की हेल्प नहीं कर पाएगी। आरबीआई ने इस जुलाई अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा, अगर देखो करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होती है बाय 8.9%, तो बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं एनपीए हैं वो मार्च 2021 आते आते हो जाएगा 14.7%, जबकि मार्च 2020 में ये था 8.5%। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई ने कंडीशन लगाई है कि अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होती है बाय 8.9%, जबकि अक्टूबर में बैंक ने फोरकास्ट किया कि इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी श्रिंक होगी बाय 9.5%, तो मतलब बैंकों का जो एनपीए है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कंक्लूजन की बात करें, आरबीआई के सामने अब देखो डिफ़िकल्ट चैलेंज है। फिलहाल की सिचुएशन में बैंकिंग सेक्टर को अच्छे से रेगुलेट करना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ज़्यादा, यूँ कहें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रेडिट इंजन है देश की इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी में। तो बैंकिंग सेक्टर को अच्छे से मॉनिटर करना होगा, रेगुलेट करना होगा फिलहाल आरबीआई को। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।